कहते हैं मुश्किलें ही सिखा देती है जिंदगी जीने का हुनर, कामयाबी यूं ही इत्तफाकन नहीं मिलती। कि पकड़ो तुम अपने ड्रेसेस, तुम हमारे बच्चे को नहीं संभाल पाए और मैं फेल हो गया एलकेजी में। तो सर मैं जानना चाहता हूं उस समय आपकी आयु क्या रही होगी जब आपके जीवन में ये टर्निंग पॉइंट आया और आपको जिंदगी जीने का एक नया रास्ता और एक नई मंजिल की तरफ बढ़ने का उत्साह शिक्षक महोदय की तरफ से मिला। तो जब मैं अपने उत्थान के बारे में सोचूंगा तो शायद मैं उस एम्पैथी के साथ अपने दिव्यांग भाई बहनों को जो है पूरी तरह से मदद कर पाऊंगा। तो हमें सिंपैथी की नहीं, हमें एम्पैथी की ज़रूरत है। फिर मतलब पापा की पेशी की तैयारी हो गई। तो निश्चित रूप से जो मैडम हेमा और मैडम चेतना और अमित जी, आपका जो सहयोग है, आप सब पूरी टीम जो इसमें काम कर रही है, कार्यरत है, तो निश्चित रूप से हम इसको इस हेलो दून को जो है डेफिनेटली पूरे दून से भी बाहर निकाल के और जो है पूरा उत्तराखंड करेगा, पूरा देश करेगा हेलो दून। नमस्कार, मैं अमित रंजन। आज के इस कार्यक्रम अतिथि एट NIVH हेलो दून और आप मुझे सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलो दून में। इस अतिथियों की श्रृंखला में आज हमारे साथ एक नए अतिथि उपस्थित हैं और मैं इनके विषय में अवश्य कहना चाहूँगा, ईश्वर भी देखे तो हो जाए हैरान, इतना मनोबल नहीं किसी का। बड़ी जद्दोजहद है जिंदगी में और बड़ा कलेजा है आदमी का। तो आइए हम सबसे पहले अपने अतिथि से आपको रूबरू कराते हैं। सर, आपका नाम और आप हमारे 91.2 NIVH हेलो दून के श्रोताओं को अपना पूरा नाम और आप किस पद पे कार्यरत हैं कृपया बताइए। थैंक यू अमित जी और सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर सुरेंद्र ढालवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड HOD डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल एंड रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी एंड रिसर्च, NIEPVD, देहरादून में। जी सर। सर, जैसे लोग कहते हैं बचपन बहुत ही अनोखा होता है और बचपन एक ऐसी विधा है जो हर मनुष्य के जीवन में जब प्रारंभ होती है तो उनका एक अपना ही अनुकूल वातावरण होता है जिसमें वो रहते हैं और जिसमें वो अपने मन मर्जी की सारी चीज़ें करते हैं, जिसमें वो खुश रहते हैं, आनंद रहते हैं और खेलते कूदते रहते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को अपने चाइल्डहुड की जर्नी के विषय में बताइए। अमित जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि बचपन जो है बड़ा एक दुर्लभ से क्षण होते हैं और हम अक्सर अपने उस बचपन में लौट जाना चाहते हैं। बिल्कुल सर। मेरा बचपन मतलब मेरे पिताजी जो है वो आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर हुए अधिकारी के रूप में जी। और इस वजह से मतलब अगर मैं अपने जन्म के बारे में बात करूं तो मेरा जन्म जो है एक कैथल, जो हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वहाँ पे एक गांव है सिसला नाम से। उस गांव में मेरा जन्म हुआ और फिर मैं अपने पिताजी के साथ पूरे देश भ्रमण पे निकल गया क्योंकि जहाँ जहाँ पिताजी का ट्रांसफ़र होता रहा आर्मी की वजह से, वहाँ हम उनके साथ में रहे और बचपन निश्चित रूप से बहुत बड़ा खूबसूरत रहा है। यदि आप कुछ विशेष प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसमें आपको जवाब दूंगा। बिल्कुल सर। सर, आप कितने भाई बहन थे और भाई बहनों के साथ आपका किस प्रकार का खेलने का, उनके साथ मौज मस्ती करने का क्या आपका अनुभव रहा, वो प्लीज शेयर कीजिए सर। हाँ अमित जी, मतलब ये विषय आपने बड़ा व्यक्तिगत और इमोशनल कर देने वाला पूछ लिया। हम लोग 5 भाई थे जी। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और मतलब हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। हमारे जीवन में भी यदि कोई मेरा सबसे बड़ा लॉस हुआ तो उसमें मेरे सबसे छोटे 2 भाइयों की डेथ हुई और ये बड़ा दुखपूर्ण रहा मेरे जीवन में। जी सर, अब हम चलते हैं एजुकेशनल जर्नी पे। सबसे पहले हम चलते हैं सर, आपकी प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा कहाँ हुई और उसमें आप किस प्रकार के स्टूडेंट माने जाते थे? आप पढ़ने में तेज थे या थोड़े शरारती थे या थोड़े से हंसमुख थे? किस प्रकार के थे आप उस समय? बिल्कुल सही। और मैं अपने श्रोताओं को जो है अपने बारे में सत्य ही बताऊंगा। बिल्कुल। कि मैं कतई मेधावी छात्र नहीं रहा जी।
और एक शरारती मौज मस्ती वाला जो है विद्यार्थी रहा हूँ। और यूँ समझो कि शायद ही कोई होगा जिसके पास LKG में फेल होने का सर्टिफिकेट होगा। तो मेरी शरारतें कुछ ऐसी थी कि मैं दोस्त बहुत बना लेता था जी। तो LKG में भी मुझे दोस्ती करने का शौक था। तो उस समय पे मैंने एक दोस्त बनाया और उसके साथ जो है उस समय पे फादर पोस्टेड थे MH गोलकुंडा में, हैदराबाद में। जी सर। हैदराबाद सिकंदराबाद। जी। तो वहाँ पे MH गोलकुंडा में वहीं पे एक स्कूल हुआ करता था, बसंतरा स्कूल, और उसका मैं विद्यार्थी था। तो वहाँ पे जो है एक बच्चे के साथ मैं दोस्ती करके और रेलगाड़ी खेल रहा था, छुक 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 छुक, मतलब शर्ट पकड़ के, है ना जी। और ऐसा करते हुए हम वहाँ पे एक मेन हॉल था जी, सीवरेज वाला, जो कि उस समय पे ड्राई था जी। हम उसमें उतर गए और वो जो है मतलब उसके अंदर चलते चलते छुक 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 करते 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 और एक बहुत ही पता नहीं कितने लंबी यात्रा हमने तय की। हाँ। और जहाँ पे वो उसकी नेक्स्ट ओपनिंग थी वहां पे हम निकले। जी। तो जब वहां पे निकले तो वहां पे दूसरी दुनिया में निकल गए। जी। जैसे डोरेमोन जो है, हाँ। उसमें वो एक जगह से घुसते हैं तो दूसरी जगह दूसरी दुनिया निकल आती है। जी। तो हम दूसरी दुनिया में निकले तो वहां पे देखा कि ये तो हमारा मुल्क नहीं है। बिल्कुल। तो अब वहां पे जाने के बाद जो मेरा साथी था वो रोने लग गया कि ये कहाँ आ गए हम। अब हमें ये समझ में नहीं आया उस समय कि इसी रास्ते से हम वापस भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम तो बाहर निकल गए और फिर वहां पे अब रोना धोना शुरू कर दिया। तो वहीं पे एक मुस्लिम बाहुल इलाका था जी। तो वहीं पे एक मुस्लिम महिला ने जो है वो आई और उन माताजी ने जो है हमें अपनी गोद में उठा लिया जी। तो उन्होंने वो शायद अशिक्षित रही होंगी तो इसीलिए वो नहीं जान पाई कि भी हम कहाँ से हैं। वो उन्होंने शायद पूछने की कोशिश भी की होगी, लेकिन वहीं पे उनको ये तो समझ में आ गया कि ये शायद किसी आर्मी पर्सनल के जो है बच्चे होंगे। तो उन्होंने एक आर्मी पर्सनल थे, उनकी वाइफ उनके सामने हमें दिया कि ये देखिए ये बच्चे मिले। तो उन्होंने हमें उससे पहले अच्छे से खाना वाना खिलाया पिलाया दुलारा और जो है उनको दिया उन लेडी को। उन लेडी ने जो है देखा हमारे बैज और उनसे पहचान लिया कि ये उस स्कूल के बच्चे हैं। तो वो हमें ले करके अपने साथ स्कूल की तरफ गई। तब तक जो है पापा परेशान, हमारी फैमिली परेशान, स्कूल परेशान और सेंट्रल मिलिट्री पुलिस को इन्फॉर्मेशन हो गई। वहां से जो है सर्च शुरू हो गया। वहां पे पूरा उस कॉर्नर पे वहां पे हंगामा चल रहा है। यहाँ पे हम जो है अच्छे से दूध ब्रेड और ये सब का आनंद ले रहे हैं। तो तब तक जो है वो लेडी जो है वो लेकर के आई और उन्होंने स्कूल में दिया कि भी ये आपके स्कूल के बच्चे हैं जी। तब तक पेरेंट्स भी वहां पे थे तो हंगामा चल ही रहा था जी। तो छोटा सा था, स्कूल ड्रेस जो है स्कूल से ही मिलती थी। तो माँ जो है थोड़ा सा क्रोध में आ गई और हरियाणा की महिला, तो उन्होंने कहा मेरे कपड़े वहीं पे उतारे, नेकेड किया और जो वो सारे कपड़े जो है वहाँ स्कूल में दे मारे कि पकड़ो तुम अपने ड्रेसेस, तुम हमारे बच्चे को नहीं संभाल पाए। और मैं फेल हो गया LKG में। तो ये मेरा बचपन था। बिल्कुल, कहते हैं कि बचपन पाया सब कुछ पाया, माता पिता की सेवा की, जग में मैं जब घूमने निकला सबको मैंने मेवा दी। इसके आगे ही चलते हैं सर, आपकी माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की तरफ। जब आप आगे 6 to 12 तक पहुँचे तो वहाँ पे सर आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जिसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया हो, कुछ उसके विषय में हमारे श्रोताओं को बताइए। उसके बाद का जो जर्नी शुरू हुई वो ये थी कि क्योंकि मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा, मतलब लगभग धक्के दे करके पास करने वाली स्थिति होती थी और शरारतें उससे कई गुना ज़्यादा होती थी। तो अक्सर जो है मेरे पिताजी को पेशी पे आना पड़ता था। स्कूल उनको बुलाते थे कि आप आज आपके बच्चे ने ये कर दिया, आज आपके बच्चे ने ये कर दिया। और मैं अगर अब एज ए साइकोलॉजिस्ट अपने बिहेवियर को एनालाइज करता हूँ तो देखता हूँ कि भी उस समय पे कंडक्ट की बहुत प्रॉब्लम थी जी, इश्यूज थे जी। और
मैं अगर अपने आप को डायग्नोस करूं तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की कंडीशन थी, है ना, जो उन दिनों लोगों को समझ में नहीं आती थी और हमें भी समझ में नहीं आई कि भी ये कोई ऐसा डिसेबिलिटी या ऐसा कोई कंडीशन हो सकती है जी। तो अक्सर जो है मुझे, वैसे तो मैं रुचि लेता था अध्ययन में, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछना, तंग करना मैं ही करता था, लेकिन जब परीक्षा या उसको सुनाने की बात होती थी तो वहाँ पे, या रीडिंग करने की बात होती थी तो मैं नहीं पढ़ पाता था ठीक से जी। ठीक है, तो अब ये जो है सिलसिला इस तरह से चलता रहा, पिताजी की पेशियाँ होती रही, तो पिताजी ने भी कहा कि बेटा तू कुछ नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि टीचर भी यही बोलते थे तू कुछ नहीं कर सकता, तो पिताजी भी ये मान चुके थे कि ये कुछ नहीं कर सकता, तो उन्होंने कहा कि तुझे मैं आर्मी में, फौज में कुक बनाऊंगा। बिल्कुल तो पता नहीं उन्होंने कौन सी कला देखी होगी कुक बनने की, हालांकि मुझे कुकिंग कुछ नहीं आती है, मैगी और चाय के अलावा मैं कुछ नहीं बना सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि तुझे कुक बनाऊंगा, तो खैर मुझे वो समझ में नहीं है कि उन्होंने क्यों ऐसा कहा था, लेकिन ये स्थिति थी कि भी मेरा करियर जो है वो वहाँ पे ये डिसाइडेड था कि भी मैं आगे चल के कुक बनने वाला हूँ। तो लेकिन ये शरारतें चलती रही, शरारतों में तो बल्कि यहाँ तक हो जाता था यदि मतलब मैं यहाँ पे अपने श्रोताओं को बता रहा हूँ, ये जो बातें बता रहा हूँ, जो जेन्युइनली अपने कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सनालिटी के बारे में जो बता रहा हूँ, उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भी हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ें थी, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें हमारे बिहेवियर में होते हुए भी हम जो है अपने बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे चेंज ला सकते हैं, कैसे चेंज हो सकता है। तो शरारतों का माहौल पूरी तरीके से रचा बसा हुआ था मेरा। बिल्कुल सर। और एक दिन एक चमत्कार हुआ जी। और जो मैं बताना चाहता हूँ कि भी टर्निंग पॉइंट है ना, हर किसी के जीवन में आ सकता है, और ये चाहे वो हम मनोवैज्ञानिक हों, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, है ना, हमें ये अगर हम पहचान लें कि जो बच्चा, जिस बच्चे को हम नकारा समझ रहे हैं, है ना, उस बच्चे में भी कुछ हो सकता है जो कि सकारात्मक होगा, है ना, तो निश्चित रूप से हम हर बच्चे के जीवन को बदल सकते हैं। बिल्कुल सर। तब जो है एक स्थिति आई जब मैं अपने इन्हीं शरारती दौर से गुजरते हुए आगे बढ़ रहा था जी। मुझे एक शौक था कि मैं डूडलिंग करता था, मतलब अपने जो टीचर्स पढ़ा रहे होते थे, तो क्योंकि पढ़ाई तो हमारे बस की बात नहीं थी, समझ में नहीं आती थी, तो हम जो है उनके चित्र बनाते थे। बिल्कुल। मैं वहां पे पीछे, सबसे पीछे बैक बेंचर रहा हूं मैं, और सबसे पीछे बैठ करके मैं उनकी डायग्राम बनाते, पोर्ट्रेट और वो सब चीजें ड्रॉ करता, स्केचेस बनाता रहता था जी। तो हमारी क्लास में एक लड़की थी, उसका नाम मैं जरूर याद रखता हूँ, मतलब एक्चुअल नेम मुझे नहीं पता, लेकिन उसको हम पुचकी बोलते थे। बिल्कुल तो, सर। तो वो जो है उसने मेरे हाथ से वो मेरी नोटबुक छीनी और वो दौड़ करके और हमारे टीचर, क्योंकि जो जिन टीचर की मैंने पोर्ट्रेट बनाई थी वो उनको दे दी कि देखो सर ये सुरेंद्र ने बनाया। तो अब जो है सर ने मुझे बुला लिया जी। तो मुझे लगा कि ले भाई आज फिर मतलब पापा की पेशी की तैयारी हो गई। तो मैं सर के पास पहुंचा और सर ने कहा कि हाँ सुरेंद्र ये तुमने बनाया? तो मैंने कहा कि सर नहीं सर आई एम सॉरी, मैं कुछ ऐसा झिझक रहा था जी। बहुत सुंदर बनाया है तुमने। सर आपको उस पर भी तारीफ मिला? हाँ, क्या तो सर ने कहा कि अरे बहुत सुंदर बनाया। अरे बेटा तुम ये पेंटिंग भी करते हो क्या स्केचिंग के अलावा? तो मैंने कहा ऐसे ही मैंने फेंक दिया कि हाँ पेंटिंग भी करता हूँ। उन्होंने कहा कि ऑयल पेंटिंग भी कर लोगे? तो उस समय तक मैंने ऑयल पेंट कभी देखा नहीं था, छुआ नहीं था, लेकिन मैंने बचने के लिए ये कह दिया कि हाँ सर मैं ऑयल पेंट भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने जो है अपनी ड्रॉअर से एक ऑर्डर कोई था वो निकाला, उसमें था कि एक स्टेट लेवल पे कंपटीशन होने वाला था जी। ठीक है, तो उसमें पोर्ट्रेट बनानी थी 100x60 के फ्रेम पे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जी। ठीक है, तो अम्बेडकर जी की पोर्ट्रेट बनानी थी, ऑयल पेंट करना था जी। तो अब जो है कहा कि ये लो और देखो इस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये बनाओ। तो मैंने जो है
अब मुझे पता नहीं कैनवस क्या होती है, मुझे पता नहीं कि ऑयल पेंट क्या होता है, लेकिन मैं गया और मैंने अपने सारे घोड़े खोल दिए एक तरीके से और मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो फिर मुझे पता चला कि कैनवस जो है वो दरअसल एक कपड़ा होता है जी। और उस कपड़े को एक फ्रेम पे लगा करके और उसको उस समय पे सरेस और एनिमल पेंट्स और ये सब चीजें लगा करके उसको तैयार किया जाता था। तो मैंने वो तैयार मतलब सीख ली, समझ ली, उस मतलब झटपट सीख ली जी। हाँ, वो फ्रेम वो कैनवस मैंने खुद तैयार की घर पे, है ना। और फिर उस पे मैंने वो पेंटिंग बनाई, ऑयल पेंट किया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की पोर्ट्रेट बनी। मैंने सर को दिखाई, मैंने कहा कि चलो मतलब अब कम से कम मारनी पड़ेगी थोड़ा सा, है ना। लेकिन मैंने सर को दी, सर ने देखा और वो देखते रह गए और उठे और कहा कि चल मेरे साथ प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जी। तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई, मतलब अब जो है बात प्रिंसिपल सर के तक पहुंचेगी जी। वो ले गए और जो है वहां पे जा करके, जैसे अभी आप तारीफ कर रहे थे ना इंट्रोडक्शन में, तो वहां पे जा करके हमारे क्लास टीचर ने, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा श्रद्धा से, डॉक्टर K. सिंह, कृष्ण अवतार सिंह सर थे, ज्योग्राफी के टीचर थे, है ना। और उस समय पे मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 फिरोजपुर कैंट पंजाब में था जी। तो अब सर ने वो पेंटिंग ली और प्रिंसिपल सर के पास ले गए और कहा कि सर देखिए क्या बना दिया इस बच्चे ने। तो सर बोले कि ये तुमने बनाया है? मैंने कहा कि हाँ सर मैंने ही बनाया है। और जो है उसके बाद वो पेंटिंग कंपटीशन में गई और फर्स्ट प्राइज उस पेंटिंग को मिला। और उन्होंने जो है फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स को बुलाया, यानी कि अगेन पेशी। पापा को लगा कि भाई फिर इसने कोई कांड कर दिया है और जो है पापा के साथ मतलब पापा आए, वर्दी में थे और उनको यार इस लड़के ने तो मेरा जीना मुश्किल कर रखा है ना। 5 भाइयों में सबसे जो है तंग परेशान करने वाला मैं ही था। बिल्कुल सर। तो अब क्या हुआ कि प्रेयर के अंदर बुलाया था, तो प्रेयर में फोटोग्राफ को अनावरण किया गया और सबके सामने दिखाया और वहां पे डॉक्टर K. सिंह सर ने मुझे नाम दिया तुलिका का जादूगर। तुलिका का जादूगर, हाँ क्या बात। और वो मेरा जो है टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल सर। उन्होंने मुझ में विश्वास दिखाया और मुझे अपने अंदर विश्वास आया कि अरे नाम जो है उन चीजों के अलावा इस काम में भी, अच्छे काम से भी मिल सकता है। तो वहां से मेरा जो यात्रा जो है वो परिवर्तित होती है और मैं वो जो डेलिक्वेंसी है या जो कंडक्ट के इश्यूज हैं उनको जो है मैं रेक्टिफाई कर पाया, सुधार पाया। और जो है मैंने वहाँ से फिर मुझे लगा कि ओके पढ़ाई में भी मन लगाना चाहिए। तो खैर पहली बार मैंने 59% हासिल किए उस परीक्षा में तो ये मतलब मेरी शिक्षा की जर्नी रही, स्कूलिंग की। जी। कहते हैं मुश्किलें ही सिखा देती है जिंदगी जीने का हुनर, कामयाबी यूं ही इत्तफाकन नहीं मिलती। तो सर मैं जानना चाहता हूं उस समय आपकी आयु क्या रही होगी जब आपके जीवन में यह टर्निंग पॉइंट आया और आपको जिंदगी जीने का एक नया रास्ता और एक नई मंजिल की तरफ बढ़ने का उत्साह शिक्षक महोदय की तरफ से मिला? देखिए वो उम्र बिल्कुल स्ट्रेस एंड स्टॉर्म वाली एज, जिसे तूफान और तनाव की उम्र कहते हैं, है ना। वो एडोलेसेंट एज मेरी थी। मैं उस समय पे 16-17 साल का रहा हूँगा जी। ये मेरी उम्र थी उस समय। बिल्कुल सर। कहते हैं इस आंधी तूफान वाले एज में भी सर ने अपने आप को किस प्रकार संभाला। अब चलते हैं सर के विश्वविद्यालय शिक्षा की ओर। सर आपका जो उच्च स्तरीय शिक्षा विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है वो कहाँ से हुई और उसमें आपका प्रदर्शन या उस यंग एज में आप किस प्रकार के थे, थोड़ा इसके विषय में भी आप हमारे श्रोताओं को बताइए। क्योंकि जो टर्निंग पॉइंट मेरे जीवन में आया वो डॉक्टर K. सिंह सर की वजह से आया, जो कि ज्योग्राफर थे जी। तो इसीलिए उस समय पे मैं पहले जो जिस विषय से फैसिनेट हुआ वो था ज्योग्राफी जी। वो मैं उस बड़ी रुचि से जो है पढ़ना समझने लगा। और फिर जो दूसरा विषय, क्योंकि उन दिनों वो एक शरारत वाला पहलू भी साथ साथ चल रहा था ना, अभी पूरी तरह से हम चेंज नहीं हुए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो भी साथ साथ चल रहा था। तो
हम लोग अक्सर कि भाई किसी को इम्प्रेस करेंगे तो हिप्नोटिज्म सीखते हैं, क्या होता है हिप्नोटिज्म। तो मैं और मेरा एक दोस्त जो है, हम लोग जो है हिप्नोटिज्म की किताबें और वो सब चीज़ें देखते थे कि भाई कैसे मैस्मराइज किया जाए, हिप्नोटाइज किया जाए, है ना जी। तो तब वहाँ पे उन किताबों को पढ़ते पढ़ते हमें समझ में आया कि भाई सिगमंड फ्रायड का नाम आया, है ना, साइकोएनालिसिस का नाम आया। फिर वहाँ हमें उन किताबों को पढ़ते हुए समझ में आया कि भाई ये पूरा एक विज्ञान है जी, ठीक है। तो वहाँ पे जो मेरा दूसरा प्रिय विषय बना उस समय पे वो था मनोविज्ञान जी। तो यानी कि पहले जो है वो मेरा ज्योग्राफी फर्स्ट चॉइस था, सेकंड चॉइस थी साइकोलॉजी। अब जो है क्योंकि कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना था तो फिरोजपुर में उस समय पे साइकोलॉजी और ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन नहीं था जी। तो अब मैंने सर्च किया कि भी क्योंकि मैंने दोनों यही विषय पढ़ने हैं जी, ठीक है, ये मेरी चॉइस थी। और इसमें मैं अपने माता पिता को धन्यवाद दूंगा और उनकी कृपा रही कि भी उन्होंने कभी भी हमें अपने विषय के चयन में कोई ऐसी अपनी बात नहीं थोपी जी, है ना। और उसमें भी उन्होंने कहा कि भी ठीक है, जहां आपको ये दोनों विषय मिलते हों वहां पे आप एडमिशन लीजिए। तो फिर मैं वापस अपने हरियाणा में आया और गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जींद में मैंने एडमिशन लिया। वहाँ पे मैंने साइकोलॉजी एंड ज्योग्राफी हमने ऑप्ट की। तो प्रथम वर्ष मैंने ज्योग्राफी में टॉप किया जी। जब मैं सेकेंड ईयर में पहुंचा तो जो है क्लास में मैं किसी भी विषय में टॉप नहीं हुआ, लेकिन मेरे ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी बराबर हो गए। जब मैं थर्ड ईयर में पहुंचा जी, तो जो है वहाँ पे रुचि पूरी तरह से मेरी शिफ्ट हो चुकी थी साइकोलॉजी के प्रति, और थर्ड ईयर में मैंने साइकोलॉजी में टॉप किया और फिर ये मेरा जीवन का आधार बन गया। और वहाँ साइकोलॉजी में अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद मैंने फिर आगे फर्दर जो स्टडीज़ कि भी मैं अब आगे साइकोलॉजी में पढ़ूंगा, तो मैंने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा में वहाँ पे मैंने एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी में एडमिशन लिया और एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी मैंने वहाँ से की। उसके बाद उस दौरान इंटर्नशिप के लिए हमें इंटर्नशिप करनी थी, तो हमें विषय चुनना था, अपनी स्पेशलाइजेशन चुननी थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी था, गाइडेंस एंड काउंसलिंग था, क्रिमिनल साइकोलॉजी था, क्लिनिकल साइकोलॉजी था। तो मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी ऑप्ट किया। उसके लिए मेरी जो एचओडी हैं उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी में आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको इंटर्नशिप जो है अच्छी जगह से करनी चाहिए। तो उन्होंने अच्छी जगह जो बताई वो था इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेस और शाहदरा में। और उन्होंने जिन गुरु का नाम लिया वो मेरे लिए जो है एक ईश्वर तुल्य हैं, डॉक्टर टीबी सिंह जी। तो उन्होंने कहा कि आप इभास शाहदरा में डॉक्टर टीबी सिंह से मिलिए। तो सिंह सर से जैसे ही मैंने बात की तो उन्होंने मेरे से इस तरीके से बिहेव किया जैसे कि वो मुझे सदियों से जानते हैं। उन्होंने मुझे सीधा कहा कि अरे सुरेंद्र आ जाओ अरे कब आ रहे हो भाई, तुम्हारा इंतजार था जी। तो खैर मैं इभास पहुंचा शाहदरा में और वहां से इंटर्नशिप पूरी करने के बाद सर ने मुझे कहा कि तुम एक अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, तुम्हारे अंदर वो हुनर है। तो उन्होंने वो परखा और फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें इस प्रोफेशन में आगे फर्दर जो है प्रोफेशनल डिग्री हासिल करनी चाहिए। तो उन्होंने CIP का मुझे रास्ता बताया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री रांची, है ना। तो उन दिनों जो है जो फेमस या उच्च जो शिक्षा के लिए अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात हो तो निमहैंस बैंगलोर, CIP रांची, इनका नाम प्रमुख था जी। अभी भी ये प्रमुख संस्थान है देश के जी। तो मैं CIP का एंट्रेंस दिया और CIP में मेरा एडमिशन हुआ। बिल्कुल ये मेरी शिक्षा रही। उसके बाद फिर जो PhD मैंने की वो यहाँ पे निपवेड में जॉब करते हुए मैंने फिर अपनी PhD साइकोलॉजी में की और उसमें रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी पे फोकस करते हुए मैंने गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार से प्रोफेसर श्यामलता जोयल के अंडर उनकी गाइडेंस में मैंने अपनी PhD पूरी की। बिल्कुल सर, कहा जाता है कि अनुभव ही तराशता है व्यक्तित्व को और माता पिता और गुरु का उसमें अहम स्थान और योगदान होता है। इसी के साथ मैं सर से पूछूंगा, सर इस राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में जब आपकी जर्नी शुरू हुई तो वो जर्नी किस प्रकार की थी और कैसे आपने अपने आप को दिन प्रतिदिन निखारना शुरू किया और आप हमारे संस्थान के लिए एक मील का पत्थर बनकर उभरते चले गए। CIP से MPhil के एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत बाद जो है मुझे
श्री गंगानगर राजस्थान में डॉक्टर रूप सिडाना का क्लिनिक है। तो वो साइकेट्रिक क्लिनिक एंड हॉस्पिटल है, और नॉर्थ इंडिया में अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट साइकेट्रिक क्लिनिक या हॉस्पिटल में वो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। तो वहाँ पे मेरा पहला जॉब लगा, और अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ था कि भाई निफवेड देहरादून की वैकेंसी आ गई और मुझे प्रेरित किया प्रोफेसर टीवी सिंह सर ने कि आप जो है वहाँ पे ज्वाइन करें। तो मुझे उस समय पता चला कि भाई दरअसल प्रोफेसर टीवी सिंह सर जो है निफवेड सर्व कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे मतलब अप्लाई करें। मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गया। मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैं तब तक यहाँ पे मतलब आया नहीं था, क्योंकि इंटरव्यू मेरा मंत्रालय में हुआ था, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में। तो निफवेड को मैंने देखा नहीं था, देहरादून को मैंने देखा नहीं था। तो मैं अपने उस प्राइवेट सेटअप में बड़ा रच बस गया था, और मुझे वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं वहाँ से छोड़ना नहीं चाह रहा था। तो सिलेक्शन होने के बाद डॉक्टर टीवी सिंह सर ने कहा कि अरे तुम्हारा सिलेक्शन हो रखा, तुम ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हो? बिल्कुल। तो समय जो है 31 दिसंबर 2002, तो उन्होंने उस दिन मुझे बुलाया और कहा कि जाओ देहरादून, वहाँ पे ज्वाइन करो। तो मैं जो है केवल शर्ट में था, तो उन्होंने कहा कि अरे देहरादून जा रहे हो, दिसंबर का महीना है वहाँ पे अब इस समय पे बर्फ भी पड़ सकती है और ये सब। मैंने कहा अच्छा ऐसी जगह है। उन्होंने अपनी स्वेटर मुझे दी और कहा कि पहले जा करके ज्वाइन करके आप, फिर बताऊंगा कि इस बात का महत्व क्या है। क्योंकि बाद में पता चला कि भाई दरअसल वो जो ओल्ड पेंशन स्कीम में मैं अंतिम व्यक्ति हूँ, अंतिम ऑफिसर हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। 31 दिसंबर मैं यहाँ पहुँचा, और जब मैंने कदम रखा जो राजपुर रोड साइड जो गेट है उससे मैंने जब एंट्री की, तो वहाँ से अगर आप देखें तो सामने जो है पहाड़ दिखाई देते हैं, है ना, पूर्वी जो द्वार है वहाँ के पहाड़ दिखाई देते हैं। तो मैंने कहा कि इस जन्नत में मुझे कार्य करना है या यहाँ कार्य करना है, ये मेरा कर्मस्थल बनने वाला है। तो वो जो पहला जो एहसास था वो मतलब अविस्मरणीय है। उस दृश्य ने जो है मुझे हिप्नोटाइज कर दिया और मैं यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। बिल्कुल सर। तो वहां से मेरी जो है जर्नी स्टार्ट होती है निफवेड देहरादून की। 31 दिसंबर सन 2002। मुझे पूरे इस 31 दिसंबर 2022 को जो है मुझे पूरे 20 साल यहाँ पे हो गए। जी बिल्कुल सर। वैसे भी कहा जाता है स्वयं की समझदारी और जीवन यात्रा और भविष्य की भागीदारी। तो सर ने अपने आप को बहुत ही अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया। और सर से मैं ये जानना चाहूँगा कि सर जब आप यहाँ पे आए तो मैं थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव कनेक्टिविटी की बात करना चाहूँगा कि सर आप यहाँ के कर्मचारियों को किस प्रकार से सहायता करते हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी या अन्य किसी ज़रूरत में आप उनका सहयोग किस प्रकार से करते हैं? उतना एडमिनिस्ट्रेटिव रोल तो मेरा नहीं है ना, क्योंकि मैं बेसिकली एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। और इवन जब एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात होती है तो मैं जो है उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी इन्वॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि भी हम सब जो है मिल करके और एक दूसरे के उत्थान और एक दूसरे को मदद करते हुए हम लोग चले। बिल्कुल सर। तो डिपार्टमेंट जो है वो कई तरह से साइकोलॉजिकल हेल्प जो है प्रोवाइड करता रहता है, चाहे वो एक कोर साइकोलॉजिकल इश्यूज की बात हो या फिर हम आते जाते हुए किसी को हाय हेलो और किसी का हालचाल पूछने की बात हो, है ना, और अपने चेहरे पे एक स्माइल रखने की बात हो और दूसरे की स्माइल देखने की इच्छा रखने की बात हो, है ना। तो उस तरीके से हम लोग बात को सुनने की कोशिश करते हैं, जो उचित समाधान है ना, उसके बारे में हम मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सर। आपने जैसा बताया कि सर अब आप एक दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में हैं, तो दिव्यांगजनों से रिलेटेड मनोविज्ञान में ऐसे कौन कौन से स्कोप हैं जिनके सहायता से एक दिव्यांगजन भी आपके कोर्स में अपना कैरियर बना सकता है, और उनकी आप सहायता किस प्रकार से करते हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये एक महत्वपूर्ण संदेश भी होगा
जी। हमारे श्रोतागणों के माध्यम से अन्य दृष्टि दिव्यांगजन या अन्य दिव्यांगजन हेतु भी दरअसल बहुत सारे ऐसे विषय रहते हैं जिसमें कि दिव्यांगजन को जो है प्रवेश नहीं दिया जाता है। मनोविज्ञान भी कुछ एक उन विषयों में से एक ऐसा विषय है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं और प्रैक्टिकल में बहुत सारे ऐसे टेस्ट एंड टूल्स या ऑब्जर्वेशंस को इस्तेमाल करना होता है जिसमें दृष्टि जो विजुअल जो परसेप्शन है उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन मेरी सोच थोड़ी सी अलग है। जैसे इस समय पे वर्तमान में हमारे इस पाठ्यक्रम में हमारे डिपार्टमेंट में पीजी डिप्लोमा रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी में एक छात्रा ने प्रवेश लिया है, तमरीना नाम है उसका जी। उससे पहले 2021-22 के बैच में गोपी मिस्टर गोपी रहे हैं, उनको भी दृष्टि बाधा रही थी, उनको भी हमने प्रवेश दिया, वो चेन्नई से। तो ये मैं दरअसल बताना चाहता हूँ कि भी दो पहलू होते हैं जब हम मनोवैज्ञानिक चिकित्सा मनोवैज्ञानिक या पुनर्वास मनोवैज्ञानिक सेवाएं प्रदान कर रहे होते हैं। एक पहलू है साइकोमेट्रिक्स, है ना, यानी कि जिसमें कि हम साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं और उन टेस्ट के बेसिस पे हम डायग्नोसिस कर रहे हैं। दूसरा पहलू है साइकोथेरेपिस्ट, है ना, तो जिसमें कि चाहे वो काउंसलिंग हो या प्रॉपर साइकोथेरेपीज की बात हो। तो मेरा मानना ये है कि भाई जिस तरीके से चाहे ऑर्थोपेडिशियन की हम बात करें कि भाई ऑर्थोपेडिशियन एक्सरे खुद स्वयं नहीं लेता है ना, वो किसी और से एक्सरे करवाता है, एक टेक्नीशियन एक्सरे कर लेता है, एक्सरे करने के बाद रिपोर्ट आती है, उसको देख करके हम अपना डायग्नोसिस बनाते हैं, है ना। तो वो टेक्नीशियन वाला जो रोल है उसमें ठीक है कि हमने मान लिया कि विजुअल परसेप्शंस की ज़रूरत है, लेकिन एक बार जब कोई केस डायग्नोज हो गया तो वहां पे डायग्नोज होने के बाद जो साइकोथेरेपी देने की बात है, जो काउंसलिंग करने की बात है, वो कुछ सेट नियम्स आपके यानी कि थॉट, आपके इमोशंस, है ना, और आपके बिहेवियर पे हमें काम करना है। बिल्कुल। तो थॉट, इमोशन एंड बिहेवियर पे काम करने के लिए हमें जो है नेत्र से देखने वाली जो दृष्टि है उसकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपका दृष्टिकोण होना चाहिए, है ना, आपकी जो अंतर्दृष्टि और उन समस्या के समाधान के प्रति जो आपका दृष्टिकोण है ना, वो आपको होना चाहिए, है ना। आपको उन साइकोथेरेपी या काउंसलिंग के जो मूल हैं, जो बेसिक हैं, उनका आपको आभास होना चाहिए। तो ये एक प्रयास मेरा है, मैं बताना चाहता हूँ अपने इन विद्यार्थियों के माध्यम से जिनको मैंने एडमिशन दिया है कि दृष्टि दिव्यांगता होने के बावजूद जो है हम एक अच्छे साइकोथेरेपिस्ट बन सकते हैं जी। तो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि भाई इसमें स्कोप है और इसमें बच्चों को जो है आना चाहिए। बिल्कुल सर ने जैसा आपको बताया, सेवा के 4 अंग होते हैं, क्षमता, समता, ममता और विनम्रता। और मनोविज्ञान अपने आप में सब्र का एक ऐसा बांध है जो सारी परिस्थितियों को इस प्रकार से सुव्यवस्थित करती है और उनको सुचारू रूप से आगे बढ़ाती है ताकि अन्य व्यक्तियों के जीवन में चाहे कठिनाइयाँ हो या किसी भी प्रकार की मुश्किलें हो, उनको एक उचित मार्गदर्शन देकर सर उसको व्यवस्थित भी करते हैं। अब मैं सर से पूछना चाहूँगा कि सर आने वाले फ्यूचर में मनोविज्ञान को लेकर के आपके मस्तिष्क में कोई योजना चल रही है या आप किस प्रकार से दिव्यांगजनों का भविष्य और उनके भविष्य के लिए किस प्रकार से आप कार्यरत हैं, 2-3 सालों में किस प्रकार का आपका प्रोग्राम वगैरह है, वो भी थोड़ा हमें बताइए। जी, मैं अगर अपने 20 साल की यात्रा के बारे में बात करूं तो यह विभाग जो है एक छोटी सी इकाई के रूप में कार्यरत था। जब मैंने ज्वाइन किया, इसे क्राइसिस इंटरवेंशन यूनिट कहा जाता था और क्राइसिस इंटरवेंशन यूनिट जो एक्सीडेंटली जो ब्लाइंड केसेस आते हैं उनको जो है एक एडजस्टमेंट ट्रेनिंग के लिए, है ना, उनको काउंसलिंग करना और ताकि वो अपनी ब्लाइंडनेस के साथ एडजस्ट कर सके, अपने उस ब्लाइंडनेस की वजह से जो हम डिप्रेशन या फिर कई बार सुसाइडल थॉट या हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस की जो स्थिति बन जाती है, उस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए क्राइसिस इंटरवेंशन यूनिट हुआ करती थी ये। वहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की। हमने फिर देखा कि ये एक तथ्य है कि जो मानसिक जो स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं या मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अगर हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें तो मेंटल हेल्थ की रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है। मतलब अगर WHO को देखें तो उसके अनुसार
लगभग हर चौथे व्यक्ति को जो है मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कंसल्टेशन लेने की आवश्यकता है ना। उसमें कोई भी हो सकता है, उसमें साइकोलॉजिस्ट हो सकता है या कोई भी प्रोफेशनल हो सकता है, कोई आम जन हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, ब्लाइंड हो सकता है, अन्य पर्सन विद डिसेबिलिटी हो सकता है, कोई भी है ना। यानी कि जिस तरीके से हर व्यक्ति जो है कभी ना कभी सर दर्द, जुकाम, सर्दी से गुजरता है, उसी तरह से मानसिक समस्याएं भी हैं, है ना। तो ये मतलब बहुत ही साधारण सी चीज है, लेकिन हम इसे असाधारण परसीव करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो मतलब जो नीड है ना, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य की जो नीड है वो बहुत बड़ी है, यानी कि हर चौथे व्यक्ति को अगर मानसिक स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं की आवश्यकता है तो आप देखिए कि भाई कितने सारे प्रोफेशनल्स होने चाहिए जो कि सेवा दें, लेकिन है नहीं, है ना। क्योंकि बहुत कम लोग जो है साइकियाट्री या मेंटल हेल्थ या क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोफेशन में बहुत कम लोग आ पाते हैं, है ना। तो उस गैप को पूरा करने के लिए हमने 2016 मतलब मैं उससे पहले प्रयासरत रहा कि भी मैं यहाँ पे कुछ HRD प्रोग्राम्स यानी कि मैन पावर डेवलपमेंट के लिए, मैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए मैं कुछ शुरू करूँ। 2016 में पहली बार हमने PG डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी शुरू किया। उसमें रिहेब साइकोलॉजिस्ट जो है हमने तैयार की। हमारे ये जो पाठ्यक्रम है ये रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड है, अप्रूव्ड हैं, और इस समय वर्तमान में श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी बादशाही थॉल टिहरी वहाँ से एफिलिएटेड है। जी सर। तो 2016 में हमने PG डिप्लोमा स्टार्ट किया। उसके बाद हमने फिर 2020 में एमफिल रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी स्टार्ट किया, और फिर अभी जो है 2022 में हमने एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी, फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड BSc MSc 5 ईयर प्रोग्राम है जो कि अप्लाइड साइकोलॉजी का प्रोग्राम है, वो हमने स्टार्ट किया। तो मैन पावर डेवलपमेंट में हमने प्रोग्रेस करनी शुरू करी, और साथ ही साथ हमने OPD को, अपनी जो मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को न केवल निपवेड NIVH तक ही सीमित किया, बल्कि हमने इसे ओपन कर दिया जनरल पब्लिक के लिए भी। तो अब हम देखते हैं कि भाई पूरे उत्तराखंड से बहुत सारे लोग जो है, आम जनमानस जो है वो हमारी सेवाओं का लाभ उठा पा रहा है। हमने अपनी OPD को ओपन किया है उत्तराखंड के अंदर। जैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन की बात होती है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी को लेकर के सर्टिफाई करने के लिए कोई प्रोफेशनल्स नहीं है ना। तो निपवेड वो जो है बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है इस समय पे। हमारा डिपार्टमेंट जो है DCRPR जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हम दिव्यांग जनों को, जो जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया, ऑटिज्म हो गया, है ना, या मेंटल इलनेस हो गया, मेंटल डिसऑर्डर्स हो गए, है ना, उन सब को जो है हम जो है दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने में, उनकी जांच, डायग्नोसिस करना, हम जो है इस उत्तराखंड को मदद कर पा रहे हैं। तो हमारा जो 20 साल में जो जर्नी रही वो ये कि भाई हमने एक क्राइसिस इंटरवेंशन से उठ करके हमने एक वृहद जो है एक डिपार्टमेंट बनाया है, और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है ना, इसकी जो सेवाएं हैं, चाहे वो HRD की बात हो या फिर OPD की बात हो, तो HRD के मामले में हम जो है देश में नंबर 1 है, पूरे देश में। क्योंकि ये प्रोफेशनल प्रोग्राम्स जैसे 2 एमफिल का होना, एमफिल रिहेब साइकोलॉजी, एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी, फिर PG डिप्लोमा का होना, फिर इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम MSc अप्लाइड साइकोलॉजी का होना, ऐसा समागम जो है किसी और यूनिवर्सिटी या किसी और इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं है। साइकोलॉजी में, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजी में एक साथ इतने सारे पाठ्यक्रम हमारे NIVH निपवेड देहरादून में ही है ना, और उसको हमारा मनोविज्ञान विभाग जो है वो संचालित कर रहा है। और पूरे उत्तराखंड में अगर हम बात करें OPD सर्विसेज की, मानसिक स्वास्थ्य की OPD जो है वो पूरे उत्तराखंड में मनोविज्ञान की जो OPD है वो हमारे ही संस्थान के अंदर है। बिल्कुल सर। कहा जाता है अगर बुद्धि की दरिया में उठे जो जोर से हलचल, तभी अमृत उदय होता विचारों का समरंचल। तो उत्तराखंड के अंदर जो मनोविज्ञान का व्यापक विस्तार सर ने इतने अच्छे ढंग से किया है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, जब मैं इस दिव्यांग जगत में आया था तो सर ने मेरा पहला इंटरव्यू लिया था। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सर का ही इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो सर आप मेरे सामने बैठे हैं तो आप सदैव मेरे लिए पूजनीय रहे हैं, और तो आप अपने स्तर से हमारे रेडियो के लिए क्या सहयोग देना पसंद करेंगे, या रेडियो से आप क्या सहयोग लेना पसंद करेंगे, उसके विषय में भी थोड़ा आप अपने विचार
हमारे श्रोताओं के सम्मुख रखिए। हेलो दून जो है वो हमारा एक प्रिय जो है रेडियो चैनल है, और ये हमारा अपना चैनल है, इसीलिए बड़े गौरव की बात है। और पिछले कुछ समय से जो है जिस तरीके से ये हमारा जो चैनल प्रोग्रेस कर रहा है, तो ये निश्चित रूप से बड़े गौरव की बात है। और जैसा कि अभी हमने सुना, चेतना गुला मैडम ने बताया कि भी हम अब इसको जो है प्रॉपर एक और बड़े स्टूडियो के रूप में हम इसको विकसित करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से जो मैडम हेमा और मैडम चेतना और अमित जी, आपका जो सहयोग है, आप सब पूरी टीम जो इसमें काम कर रही है, कार्यरत है, तो निश्चित रूप से हम इसको इस हेलो दून को जो है डेफिनेटली पूरे दून से भी बाहर निकाल के और जो है पूरा उत्तराखंड करेगा, पूरा देश करेगा हेलो दून। तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और पूरा विश्वास है जिस तरीके से हमारी जो डेडिकेटेड टीम इसमें कार्यरत है, तो निश्चित रूप से हम जो है ऊंचाइयों को छुएंगे। और न केवल दृष्टि दिव्यांगजनों को ही हम मदद करेंगे, बल्कि दिव्यांगजनों के बारे में चेतना जगाने के लिए, जो आम जनमानस में जो चेतना जगाने के लिए, है ना, क्योंकि दिव्यांगजन को सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है, दिव्यांगजन को समानुभूति की आवश्यकता है, एम्पैथी की आवश्यकता है। आप सोचें, जो हमारे श्रोता हैं, मैं उनको संदेश देना चाहूंगा कि भाई आप हमें अलग समझ के ना हमसे सहानुभूति रखें। हमें ये ना सोचें कि ये दिव्यांग व्यक्ति, आप ये सोचें कि यदि मैं उसकी जगह पे हूं और मैं अगर ये दिव्यांगता मेरे साथ है तो मुझे क्या करना होगा अपने उत्थान के लिए। तो जब मैं अपने उत्थान के बारे में सोचूंगा तो शायद मैं उस एम्पैथी के साथ अपने दिव्यांग भाई बहनों को जो है पूरी तरह से मदद कर पाऊंगा। तो हमें सिंपैथी की नहीं, हमें एम्पैथी की जरूरत है। और हमारा हेलो दून उसमें बहुत ही बड़ा कार्य कर रहा है। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये आगे और ऊंचाइयों को छुए, मैं ऐसी कामना करता हूँ। बिल्कुल सर, हमारा संस्थान और हमारे संस्थान का रेडियो एक ज्वलंत, शक्तिशाली और प्रभावशाली विषय की तरफ बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है। साथ में चेतना गुला मैम, हेमा मैम का जो सहयोग है वो बहुत ही सराहनीय और अविस्मरणीय है। इसी के साथ मैं आपसे प्रोग्राम के अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। सर, आप अपने स्तर से, क्योंकि मनोविज्ञान अपने आप में बहुत व्यापक विषय है, उसमें साहित्य, संगीत, कला, शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, कूटनीति और भी ऐसे कई विषय हैं जो मुझसे छूट रहे हैं, तो उन सब को समायोजित करके आप हमारे NIVH 91.2 हेलो दून के श्रोताओं को कुछ अपना एक ऐसा संदेश दीजिए जो संदेश अपने आप में ही एक अहम भूमिका निभाए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और अपने व्यक्तित्व को संवारने में एक सहायता और सहयोग प्रदान करे। बिल्कुल सही कहा कि ये सारे जो मनोविज्ञान का जो दायरा है वो बहुत ही वृहद है ना। हम चाहे किसी भी विषय की बात करें, चाहे राजनीति की बात करें, चाहे वो हम बिजनेस की बात करें, है ना, पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, कोई भी किसी किस्म का कोर्सेज हो, है ना, आम जीवन हो, पेरेंटिंग हो, है ना, हर जगह पे मनोविज्ञान है जी। तो यानी कि अगर परिभाषा को देखें तो मनोविज्ञान जो है वो एक तरीके से वैज्ञानिक अध्ययन है मानव व्यवहार का जी, है ना। तो हर कोई उस लिहाज से मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि घर में जो है एक माँ जो है अपने बच्चों के व्यवहार का अध्ययन कर रही होती है ना, तो वो मनोवैज्ञानिक है। स्कूल में जो है टीचर अपने स्टूडेंट्स का व्यवहार का अध्ययन कर रहा होता है ना, तो इसीलिए वो मनोवैज्ञानिक है। पॉलिटिशियन जो है वो अपनी जनता का एक अध्ययन कर रहा होता है ना, तो वो मनोवैज्ञानिक है। हर व्यक्ति जो है मनोवैज्ञानिक है। तो ऐसे में जब हम मनोवैज्ञानिक संतुलन की बात करते हैं, मनोवैज्ञानिक विश्वास की बात करते हैं, या एक साइकोलॉजिकल वेलबींग की बात करते हैं, है ना, तो उसके लिए संतुलन होना बहुत आवश्यक है। और संतुलन में समय का बड़ा महत्व है कि क्योंकि 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे में हमें सारा संतुलन बनाना है ना। तो वो संतुलन, अगर हम अपने आप को संतुलित या साइकोलॉजिकल वेलबींग को इंश्योर करना चाहते हैं तो हमें उन 24 घंटों को इस तरीके से विभाजित करना चाहिए कि ताकि हम जो है अपनी फैमिली को समय दे सकें, अपने परिवारजन को समय दे सके पूरी तरह से, है ना। हर व्यक्ति, फैमिली के हर व्यक्ति को कुछ समय हम दे सकें, चाहे वो हमारे बुजुर्ग पेरेंट्स हो, चाहे वो हमारे छोटे बच्चे हों, है ना, चाहे हमें पति पत्नी हो,
और परिवार को समय दें, स्वयं को समय दें, है ना, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि हर व्यक्ति को हर रोज अपने आप से जरूर मिल लेना चाहिए। बिल्कुल। कहीं ऐसा ना हो कि किसी रोज वो अपने दुनिया के बेहतरीन इंसान से मिलने से वंचित रह जाए। तो वो स्वयं से मिले, अपने लिए सोचे, अपने चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो इंट्रोस्पेक्शन हो, है ना, वो जरूर करे, अपने लिए समय दे। फिर जो है अपने कार्यस्थल को, अपने कार्य को समय दे, है ना, जो भी आपका प्रोफेशन है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई को जरूर समय दें हर रोज, है ना, उन 24 घंटे में। क्योंकि अक्सर हम ऐसा होता है कि हम बाकी चीजों में समय दे देते हैं, या हम कार्य को भूल जाते हैं, या बाकी चीजों में समय देते हैं, हम फैमिली को भूल जाते हैं, है ना। तो इसीलिए कार्य को जरूर आवश्यक रूप से अपना एक निर्धारित समय दें। विद्यार्थी हैं तो अपने एजुकेशन को, अगर हम प्रोफेशनल बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस को, पॉलिटिशियन है तो अपने जो पॉलिटिकल एजेंडा हैं उन पे, है ना। और फिर जो भी जिस रोल में हम हैं, अपने उस रोल को निभाते हुए अपने कार्य को, अपने उत्तरदायित्वों को एक समय दें, निर्धारित समय दें। फिर जो है जो स्पिरिचुअलिटी है ना, अध्यात्म बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं उस धार्मिकता और आध्यात्मिकता के फेर में नहीं पढ़ना चाहूंगा, है ना, क्योंकि ये दो अलग विषय हैं। लेकिन आध्यात्मिकता जो है बड़ा महत्वपूर्ण रहती है। स्पिरिचुअलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैं इंसान को इंसान समझ सकूं, है ना, मैं हर इंसान को जो है इंसान पहले समझूं, है ना, बाद में उसके रंग भेद, जाति, धर्म को देखूं। तो अगर मैं इस तरह की भावनाएं अपने अंदर ला सकता हूं तो मैं अपने साइकोलॉजिकल वेलबींग को इंश्योर कर पाता हूं। यानी कि ये 4-5 कुछ चीजें हैं, अगर हम अपना संतुलन उनमें रखें, उन सब चीजों को एक समान अवसर दें, है ना, सामाजिकता को भी समय दें, अपने जो फ्रेंड्स हैं, सोसाइटी है, उसको भी समय दें, ये संतुलन अगर बनाते हैं तो डेफिनेटली हम साइकोलॉजिकल वेलबींग को इंश्योर कर पाएंगे। बिल्कुल सर। कहते हैं हाथ के सहयोग से हाथ बनता है, साथ के सहयोग से साथ बनता है। और जब भी आप जैसे अनुभवी व्यक्तित्व हमारे साथ बैठते हैं तो हमारे समाज के समानुपाती औसत का अनुपात बनता है। इसी के साथ मैं अतिथि एट NIVH हलोदून के सभी श्रोताओं को नमस्कार करते हुए, और अतिथियों की श्रृंखला यहीं समाप्त नहीं होती है, इसके बाद भी नए नए अतिथि आते रहेंगे। और सर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि सर आपने अपने मूल्यवान समय में से कुछ कीमती समय निकाल करके हमें और हमारे रेडियो को दिया। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम सदैव आपका आभारी रहेंगे। मैं आपका आभारी हूँ, आपका, आपकी पूरी टीम का, हेलोदून की पूरी टीम का, और सारे श्रोताओं का जो हमें सुन रहे हैं। धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए। थैंक यू।